A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 15th of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is An Elite Club. देखो elite का जो meaning हो गया, जिसको आप बोल सकते हैं gentry ये aristocracy, जिसका मतलब होता है अभिजात वर्ग. यहाँ पे जो elite यूज किया गया है, so we are referring to the 7 developed countries. यहाँ पे जो elite यूज किया गया है, क्लब का मतलब ग्रुप हो गया, वो G7 के अंदर जो 7 कंट्रीज का एक जो अलायंस है, तो उनका समिट की बात की जा रही है. समिट का मतलब हो गया यहाँ पे मीटिंग हेड्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज को शामिल किया जाता है? इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान. तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, इनका एक क्या है, इनका एक क्लब है, इनका एक ग्रुप है. तो उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर एलिट क्लब, राइट. तो एग्जैक्टली इनकी क्या हुई, एक मीटिंग हुई, इनका एक समिट हुआ, किन किन चीजों पे डिस्कशन किया गया. तो इसी एडिटोरियल में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं. द G7 नीड्स, तो G7 किसके लिए हो गया? एन अलायंस ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज नीड्स टू बी मोर ओपन, लेस एक्सक्लूसिव. देखो एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया स्पेशल या अनडिवाइडेड, एंड इंक्रीजिंगली लगातार बढ़ता हुआ इंटरलिंक्ड का मतलब इंटरकनेक्टेड या इंटरवोवन, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना. वर्ल्ड हो गया विश्व, मतलब ये जो विश्व है जो कि इंटरलिंक्ड है, जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो G7 को क्या होने की जरूरत है? कहीं ना कहीं G7 को बहुत ज्यादा लिबरल होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल या ओपन होने की जरूरत है, रादर देन एक्सक्लूसिव. विशेष होने की बजाय G7 को ज्यादा ओपन होने की जरूरत है. रीजन वाई? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली लगातार जल्दी से बढ़ता हुआ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. तो G7 को थोड़ा लिबरल होना चाहिए, रादर देन बीइंग एक्सक्लूसिव, कि स्पेसिफिक होने की बजाय ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होने, बहुत जल्दी से इंटरलिंक्ड होता जा रहा है. द G7 समिट एट कैरबिस बे. देखो कैरबिस बे एक इंग्लैंड के अंदर एक बीच है, इंग्लैंड के अंदर एक विलेज है. तो वहां पर मतलब एक मीटिंग हुआ G7 का, सेंट आउट टू स्ट्रॉन्ग मैसेजेस. और इस G7 के अंदर जो मीटिंग हुआ, तो वहां पर 2 मैसेजेस जो कि बड़े स्ट्रांगली उभर कर आए, या दो मैसेज इस मीटिंग से निकल कर आए. द फर्स्ट वन, सबसे पहला मैसेज क्या था? वो ड्राइवन का मतलब होता है वैसे इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज को चैनलाइज करना. ड्राइवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, न्यू प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन एंड हिज वाव का मतलब होता है टेकन ऑथ, प्रॉमिस कह सकते हो. जो द फर्स्ट वाज ड्राइवन बाय, मतलब जो स्ट्रॉन्ग मैसेज था, जो पहला स्ट्रॉन्ग मैसेज था, वो किसने दिया? जोसेफ बाइडेन, जो कि अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है. उन्होंने क्या किया? सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया. वो क्या था? एंड हिज वो का मतलब होता है टेकन ऑथ. उनका जो एक प्रतिज्ञा थी, जो उनका एक प्रॉमिस था, क्या था? अमेरिका इज बैक टू टेक द लीड ऑन ग्लोबल चैलेंज, कि अमेरिका वापस आ गया है G7 के अंदर, और क्या करेगा? जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो वैश्विक जो चुनौतियां हैं, उनको एज ए लीडर उसका सामना करने के लिए अमेरिका क्या आ गया? तैयार है. और जब मतलब वो प्रेसिडेंसी के लिए अपना कैंपेनिंग कर रहे थे जोसेफ बाइडेन, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि वो G7 को दोबारा से क्या करेंगे? G7 के साथ वो दोबारा से उसके साथ मेंबरशिप करेंगे, और वो अपने प्रॉमिस को कहीं ना कहीं प्रॉमिस को रखते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी. G7 कमिटमेंट, और जहां तक G7 कमिटमेंट होगा था समर्पण, और जहां तक G7 के समर्पण की बात है, टू डोनेट 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन टू पुअरर कंट्रीज. और G7 का ये भी एक कमिटमेंट था, जिसके अंदर इस बात का ये कमिटमेंट था कि 1 बिलियन के करीब जो डोजेस होंगी कोरोना वायरस की, उन कंट्रीज को दी जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा गरीब हैं. एंड टू इन्वेस्ट 12 ट्रिलियन इन देयर कंबाइंड पेंडेमिक रिकवरी. एट द सेम टाइम उन्हीं कंट्रीज के अंदर 12 ट्रिलियन जो डॉलर होंगे, वो क्या किया जाएगा? इस पेंडेमिक से रिकवर करने के लिए वो क्या किया जाएगा? एक कंबाइंड एफर्ट्स किए जाएंगे
डिपेंड्स ऑन यूएस कमिटमेंट्स फॉर द लार्जर पार्ट। और अगर इस जो G7 का जो एक रिकवरी प्लान है, तो डेफिनेटली सी बात है इसके अंदर यूएस का जो कमिटमेंट है वो फॉर ए लार्जर पार्ट, यानी कहीं ना कहीं यूएस का एक बहुत बड़ा पार्ट, एक यूएस का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। अगर G7 का ये कमिटमेंट पूरा करना है कि पुअर कंट्रीज जो है उनको मतलब 1 बिलियन से ज्यादा वैक्सीन को क्या करना, उनको देना है। 12 ट्रिलियन जो डॉलर्स की बात की जा रही है, तो पेंडेमिक रिकवरी के लिए इतना पैसा उनके लिए इन्वेस्ट करना है। तो ये सारे के सारे ये जो पॉलिसीज हैं, ये जो जितनी भी चीजों की कमिटमेंट्स की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यूएस का इसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। द स्पेशल कम्युनिके, कम्युनिके का मतलब होता है एन ऑफिशियल रिपोर्ट। द कम्युनिके का मतलब हो गया एन ऑफिशियल रिपोर्ट ऑन ओपन सोसाइटीज फॉर द G7 आउटरीच। और यहां पर देखो ओपन सोसाइटीज, जो दूसरी सोसाइटीज, जो दूसरे ओपन ग्रुप्स की बात की जा रही है, और एट द सेम टाइम और जो इन्विटेशन टू द फेलो डेमोक्रेसी। देखो फेलो डेमोक्रेसी जिनको गेस्ट की तरह इनवाइट किया गया था, उसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, तो इनको G7 का मतलब इनको क्या एज ए गेस्ट की तरह इनवाइट किया गया था जी समिट की जो मीटिंग हुई। अदर जो ओपन सोसाइटीज थे उनको भी क्या किया गया, एक ऑफिशियल रिपोर्ट के तहत उनको बुलाया गया। और कहीं ना कहीं जो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, तो इनको एज एन क्या किया, कैसे इनवाइट किया गया, एज ए गेस्ट की तरह इनको इनवाइट किया गया G7 का जो समिट हुआ। ऑल्सो एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब हो गया डिस्फ्यूजेबल इनहैंसमेंट, विस्तार कह सकते हो, ऑन हिज स्टेटेड कमिटमेंट। स्टेटेड का मतलब जो ऑलरेडी उसने बोली हुई है, कमिटमेंट उसका समर्पण हो गया। टू कन्वेनिंग, कन्वेनिंग का मतलब हो गया, कन्वेनिंग का मतलब हो गया कन्वेंशन या मीट फॉर्मली, मतलब जब आप फॉर्मली एक मीटिंग करते हो, अ डेमोक्रेसी समिट दिस ईयर। और इसके अंदर क्या किया गया, एक लोकतांत्रिक एक क्या की गई है, एक लोकतांत्रिक एक समिट, एक मीटिंग की गई है, जिसके अंदर G7 के जो जो पार्टनर्स है, जो अलायंस है उन 7 डेवलप्ड कंट्रीज की, वो तो उसके साथ साथ मतलब उनको वो तो ऑब्वियसली बात है, उनका तो क्लब है, वो तो वहां पर आए ही थे। उसके साथ कुछ ओपन सोसाइटीज को इनवाइट किया गया। एट द सेम टाइम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका को इनको एज ए गेस्ट मतलब G7 की जो समिट हुई उसके अंदर उनको इन्वाइट किया गया। तो ओवरऑल मतलब अभी जी समिट का जो ये जो एक मीटिंग हुआ है, तो इसके अंदर कुछ ग्लोबल चैलेंजेस को मतलब कंसीडर किया गया, किस तरीके से जो पुअर कंट्रीज उनकी हेल्प की जा सकती है। तो इन ये जो इश्यूज थे इनके ऊपर डिस्कस किया गया, राइट। और कहीं ना कहीं इस G7 का जो एक समिट हुआ, इसके अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल सामने आया, कि अमेरिका एक बहुत प्रोमिनेंट रोल के अंदर है इन सारी के सारी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखें, वाज ड्राइवन, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा, बी का पास्ट फॉर्म होता है वाज, उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू टेक आपका इंफिनिटिव हो गया। डिपेंड्स, देखिए आप यहाँ पर आगे देखें, द G7 कमिटमेंट्स जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज किया। डिपेंड्स ऑन, डिपेंड अपने साथ प्रेपोजिशन ऑन लेकर चलता है। उसके बाद कमिटमेंट टू, कमिटमेंट अपने साथ प्रेपोजिशन टू को लेकर चलता है। और उसके बाद हमेशा V1 प्लस ing जो कि जीरंड होता है उसको यूज कर लेते हैं। स्टेटेड कमिटमेंट, देखो यहाँ पर आपने V3 यूज कर लिया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, राइट। जो ब्लू कलर में दिखाई पड़े वो सारे आपके मेन क्लॉज हैं, जो पर्पल कलर में है ये सारे के सारे आपके फ्रेजेस हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इवन द स्लोगन फॉर द G7, हालांकि जो G7 का मीटिंग जो समिट हुआ, मीटिंग हुआ, उसके अंदर एक स्लोगन का भी यूज किया गया, बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बनाना, बैक दोबारा से बेहतर बनाते हैं, वॉज अ व्हाइट हाउस टर्म। और ये जो बिल्ड बैक बेटर ये जो स्लोगन उठाया गया, ये टर्म जनरली व्हाइट हाउस यानी जो अमेरिका का जो पार्लियामेंट है व्हाइट हाउस, उसमें यूज किया जाता है टू डिक्लेयर अमेरिकाज इकोनॉमी एंड जॉब रिकवरी प्लान। और तो जनरली ये स्लोगन जो दिया गया था वो कब दिया गया था, व्हाइट हाउस की तरफ से दिया गया था, कब, कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है और जॉब रिकवरी है उसको क्या करना है, रिकवर करना है। बिकॉज पैंडेमिक की वजह से अमेरिका को भी बहुत ज्यादा जॉब लॉस हुआ था, एट द सेम टाइम उसका इकोनॉमी बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो व्हाइट हाउस की तरफ से स्लोगन दिया गया बिल्ड बैक बेटर, और इसी स्लोगन को क्या कर लिया गया, G7 के लिए यूज किया गया कहीं ना कहीं। The second message was the consensus. Consensus का मतलब होता है म्यूचुअल कॉन्सेंट या अग्रीमेंट, आपसी सहमति।
among the 7 members countries on the countering China। देखो, और at the same time जो दूसरा स्ट्रॉन्ग मैसेज था इन 7 कंट्रीज का आपस में जो इनका कॉन्सेंसस था, कॉन्सेंसस का मतलब यहाँ पर उनका एक आपसी जो सहमति थी किसको लेकर, काउंटरिंग चाइना, यानी चाइना का काउंटर करना, चाइना को क्या करना, अपोज करना, चाइना को कहीं ना कहीं उसका सामना करना। क्यों? क्योंकि चाइना की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जो चाइना ने एक्सेप्ट नहीं की, कहीं ना कहीं चाइना प्रॉब्लम ट्रबल समय, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं। द फाइनल जीएसएम कम्युनिके, और जो फाइनल G7 कम्युनिके, जो G7 का जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट है होल्ड्स, उसके अंदर क्या है, नो लेस द 4 डायरेक्ट रेफरेंसेस टू द चाइना, और उसके अंदर कहीं ना कहीं चाइना को 4 रेफरेंसेस दिए गए, यानी कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने का रीजन क्या है, कुछ ना कुछ ऐसे 4 वजह है जिसकी वजह से चाइना का क्या किया गया, उसको काउंटर किया गया। किन की तरफ से, ये G7 के अंदर जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, जैसे ईच नेगेटिव, और मतलब जो 4 रेफरेंसेस की बात की गई, तो यानी चाइना की तरफ से 4 नेगेटिव एस्पेक्ट थे जिसको ध्यान में रख के उसका क्रिटिसिज्म किया गया या उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया गया। कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग criticizing Beijing for its right record in Xinjiang and democratic freedoms in Hong Kong। देखिए, हांगकांग मतलब हालांकि चाइना का उसके ऊपर चाइना ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन अक्सर जो हांगकांग के लोग हैं वो हमेशा अपने राइट्स के लिए, अपने फ्रीडम के लिए फाइट करते रहते हैं। और चाइना का जिस तरीके से हांगकांग के लोगों को उसको ट्रीट किया जाता है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही गलत तरीका है। उनको डोमिनेट किया जाता है, उनको दबाया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। एट द सेम टाइम इट्स नॉन मार्केट पॉलिसीज, और चाइना की जो मार्केट पॉलिसीज है, नॉन मार्केट पॉलिसीज हैं, वो भी बिल्कुल इनएडिक्वेट है। एंड प्रैक्टिस, जिस तरह के प्रैक्टिसेस, जिस तरह के मतलब अलग अलग तरह की एक्टिविटीज यूज की जाती है चाइना की तरफ से, कंसर्न ओवर इट्स एक्शन, और एट द सेम टाइम और जो चाइना के जो एक्शंस है चाइना सी को लेकर, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 वायरस, और कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से हुई, तो चाइना ने कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, एक स्पष्ट इन्वेस्टिगेशन छानबीन नहीं की है कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर। तो ये सारे के सारे रीजंस रहे जिसकी वजह से ये G7 के जो 7 मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने चाइना का काउंटर किया है, कहीं ना कहीं चाइना को उनको क्या किया, चाइना का क्रिटिसिज्म ही किया है। दो द बॉनहोमी का मतलब होता है, देखिए, अ डिस्पोजिशन टू बी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल, मतलब बॉर्न होने का मतलब हो गया एक ऐसा डिस्पोजिशन का मतलब आप कह सकते हो बिहेवियर कह सकते हो, या एक एटीट्यूड कह सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है, एक फ्रेंडली एटीट्यूड कह सकते हो अमंग द G7 लीडर्स। हालांकि G7 के जितने भी कंट्रीज हैं उनके आपस के अंदर मतलब बहुत ही फ्रेंडली एक टर्म्स है, वो पैल्पेबल का मतलब एविडेंट बोल सकते हो, अपरेंट या क्लियर, जो साफ साफ दिखाई पड़ा। यानी कहीं ना कहीं G7 के समिट के दौरान इन 7 जो डेवलप्ड कंट्रीज थी जो कि उसका मेंबर है, उनके अंदर बॉनहोमी मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंडली अप्रोच साफ साफ दिखाई पड़ी। द डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन द ग्रुपिंग रिमेन्स अ चैलेंज, लेकिन जहां तक बात की जा रही थी डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, और डिफरेंसेस मतलब अंतर कह सकते हो, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब मनमुटाव कह सकते हो, ग्रुपिंग रिमेन अ चैलेंज मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रुपिंग को लेकर हम ग्रुपिंग को लेकर उनमें जो डिफरेंसेस थे या कॉन्ट्रडिक्शन मतभेद थे, वो अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। So this is on second slide. Now let us discuss some grammar concept. To declare आपका infinitive case हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, amongst हो गया आपका, देखें more than जब आप 2 के लिए बात करते हैं तो वहां पर amongst यूज कर लेते हैं। holds हो गया आपका V1 आपने जो कि present indefinite यूज कर लिया। ग्रुपिंग देखो यहाँ पर इन द ग्रुपिंग V1 + ing जो कि आपका gerund यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमने gerund की तरह यूज कर लिया। जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं हम। ब्लू कलर के अंदर इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है, राइट। इवन 2 डिकेड्स एगो, हालांकि मतलब 2 डिकेड पहले की बात की जा रही है, इवन 2 डिकेड्स एगो यानी 20 साल पहले की बात या 2 दशकों पहले की बात की जा रही है। क्वेश्चंस वर रेज्ड, ऐसे सवाल उठाए गए थे अबाउट वेदर द ग्रुपिंग अर्लियर G8 could claim its mental का मतलब पोजीशन या रोल as the world richest countries। देखें
मतलब G7 की तर्ज पे ही मतलब G8 एक ग्रुप बनाए जाने की बात की जा रही थी, इसके सवाल उठाए जा रहे थे। G7 की तर्ज पर G8 कुछ 8 जो कंट्रीज है वो अपना ग्रुप मतलब बनाने की बात की जा रही थी, और उसके ऊपर अक्सर इस बात को सवाल उठाए जाते रहे हैं कि क्या जो G8 है कुड क्लेम, क्या वो अपना इस बात का दावा कर सकती है मेंटल मतलब अपनी पोजीशन को एज द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज, क्या वो इस बात का दावा कर सकती हैं when emerging economies इंडिया एंड चाइना आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली बात है इंडिया और जो चाइना है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, इमर्जिंग कंट्री है, हालांकि उनको G7 की G8 की जो G8 का जो एक ग्रुप बनाने की बात की जाए, ग्रुपिंग करने की बात की जा रही है, तो उसके अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया गया चाइना और इंडिया को। तो क्या मतलब जो G8 का मतलब G8 को ग्रुपिंग करने की बात की जा रही थी, 8 जो कंट्रीज उसके अलायंस की जो बात की जा रही थी, क्या मतलब इस बात को, क्या उनका जो पोजीशन है उसको क्या क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर चाइना एंड इंडिया जो कि बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो अगर उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो क्या वो अपने पोजीशन को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमेशा इसके ऊपर सवाल उठाए जाते रहे हैं ऑन इकोनॉमिक इश्यू। जहां तक अर्थव्यवस्था के सवाल की बात है, जो चैलेंजेस की बात है, द EU यूनियन, यूरोपियन यूनियन राइट, इज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव यूनिट। यूरोप देखो, यूरोपियन यूनियन इज अ अलायंस ऑफ सम कंट्रीज इन यूरोप। यूरोप की जो कंट्रीज है उनका एक अलायंस है जिसके हम बोलते हैं यूरोपियन राइट, इज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव यूनिट। हालांकि मतलब अगर बात की जाए यूरोपियन यूनियन की, तो वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है देन द इंडिविजुअल यूरोपियन G7 मेंबर्स। मतलब अगर बात की जाए दोनों के अंदर, तो जो यूरोपियन यूनियन है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव दिखाई पड़ती है G7 की मेंबर्स की कंट्रीज की बजाय। फाइनली द प्रीमाइस, प्रीमाइस का मतलब होता है आधार। देखें, प्रीफेस या बेस आधार ऑफ ग्रुप लाइक द G7। हालांकि G7 का जो आधार है, जिस आधार पे इसको बनाया गया था, दैट एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ हैव्स का मतलब हो गया यहाँ पे पीपल हु possess ग्रेट मटेरियल वेल्थ, मतलब अमीर लोगों की मतलब, एंड द बेस्ट वर्सेस द रेस्ट। और कहीं ना कहीं मतलब सिम्स, अब ये जो G7 का जो कॉन्सेप्ट, G7 के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज को शामिल किया गया है, तो बहुत सारे मतलब एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ, और इसको कैसे बोला जाता है, क्लब ऑफ हैव्स, यानी वेल्थी कंट्रीज का इसको क्लब बोला जाता है। द बेस्ट वर्सेस द रेस्ट, मतलब ये जो G7 के अंदर जो कंट्रीज है वो वेस्ट है, और बाकी जो मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन वाली बात होगी G7 वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड राइट। सिंस अनार्कोटिस्टिक, अनार्कोटिस्टिक का मतलब हो गया आपका आउटडेटेड या ऑब्सोलीट, मतलब पुराना, आउटडेटेड हो जाना, इन वर्ल्ड दैट सच मोर इंटरलिंक्ड नाउ देन 1975। लेकिन ये जो अप्रोच थी, जो मतलब वेस्ट वर्सेस द रेस्ट, 1975 तक तो ठीक थी, लेकिन अभी अगर बात की जाती है तो पूरा का पूरा जो विश्व है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो गया है, और ये जो अप्रोच है आउटडेटेड दिखाई पड़ती है। व्हेन द ग्रुपिंग फर्स्ट केम, और जब G7 की अगर बात की गई थी, जब मतलब ग्रुपिंग को फर्स्ट टाइम, ग्रुपिंग फर्स्ट केम मतलब जब G7 का जो अलायंस को एस्टेब्लिश किया गया था, इंडिया अ स्पेशल गेस्ट टू द G7 G8 सिंस 2003। और 2003 से लेकर अभी तक अगर की बात की जाए, G7 ग्रुप की बात की जाए, G8 की ग्रुप की बात की जाए, तो इंडिया को एक स्पेशल गेस्ट की तरह हमेशा इनवाइट किया गया है, एंड ऑल्सो मेंटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंट कोर्स, कोर्स का मतलब रास्ता, स्पेशली ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। और हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर इंडिया को हमेशा मतलब एक स्पेशल दर्जा दिया गया है, और उसको हमेशा एज ए गेस्ट की तरह हमेशा से उसको इनवाइट किया गया है, तो इंडिया को एक स्पेशल प्लेस भी दिया गया है। हालांकि वो G7 या G8 का एक परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को हमेशा क्या दिया जाता है, एक अहमियत दी जाती है, और उनका पॉलिटिकल जो इश्यूज है उसके ऊपर उनका क्या लिया जाता है, उसका एक तरीके से उसका ओपिनियन भी लिया जाता है इंडिया का, राइट। तो ये आपका थर्ड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। वर रेस, देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। वर क्यों आया, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो प्लूरल था, और बी का पास्ट फॉर्म वर होता है। कुड क्लेम, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म लेकर चलता है। V1 आ गया यहाँ पर। आर नॉट इंक्लूडेड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। आर बी का प्लूरल फॉर्म प्रेजेंट में आर होता है, उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया। इसके बाद देखो हैज आल्सो मेंटेन, हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। जो पर्पल कलर में दिखाई पड़ रही है वो सारे के सारे फ्रेज है,
ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज हैं, और ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज सिग्निफिकेंट दैट G7 आउटरीच, आउटरीच का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ रीचिंग आउट, मतलब दूर दूर तक, यानी अपनी पहुंच को, मतलब दूर दूर तक पहुंचना। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात की जा रही थी, दैट इंक्लूडेड द गेस्ट कंट्रीज। और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि G7 के अंदर मतलब जिन गेस्ट कंट्रीज को शामिल किया गया, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, तो इन कंट्रीज की अगर बात की जाती है, डिड नॉट मेक द सेम रेफरेंस टू चाइना एज द मेन डॉक्यूमेंट। हालांकि ये जो 7 कंट्रीज हैं, जिन 7 कंट्रीज ने चाइना के लिए जो रेफरेंसेस किए, जो नेगेटिव पॉइंट्स लिखे, हालांकि इन जो गेस्ट जो कंट्रीज थी, इन्होंने चाइना के रेफरेंस के अंदर कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी इन्होंने अपने रेफरेंस में कोई भी चीज या कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। MEA, MEA हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इंडिया की बात की जा रही है। ऑफिशियल क्लैरिफाइड, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया क्या, दैट चाइना एग्रेशन, कि चाइना का जो एग्रेशन है वाज नॉट रेज्ड एट द आउटरीचेस व्हिच फोकस्ड ऑन द पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स। देखें, और मतलब MEA ऑफिशियल, मतलब जो MEA है, उसने इस बात को क्लियर किया कि चाइना का जो एग्रेशन है was not raised at outreaches, मतलब उनका, मतलब जो चाइना का जो एक रवैया रहा है, किस बात को लेकर, पैंडेमिक को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट रहा है। कहीं ना कहीं उसका बहुत, जो उसका रवैया वो एक कॉपरेटिव रवैया नहीं रहा है। इंडिया वॉइस, इंडिया ने हालांकि आवाज उठाई कंसर्न्ड, चिंताओं पर, अबाउट सम क्लॉजेस इन जॉइंट कम्युनिके ऑन द ओपन सोसाइटीज। हालांकि जो जॉइंट कम्युनिके था, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स था, उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जिसको, जो कि ओपन सोसाइटी से रिलेट कर रहे थे। तो इंडिया ने उन कुछ क्लॉजेस के ऊपर, प्रोविजंस के ऊपर इंडिया ने अपनी आवाज भी उठाई, विच कंडेम्ड का मतलब हो गया एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल या क्रिटिसिज्म, आलोचना करना, राइजिंग अथॉरिटी अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब हो गया डेस्पोटिज्म या डिक्टेटरशिप, जिसको आप तानाशाह बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया ने मतलब जो तानाशाही बढ़ रही है उसके खिलाफ अपना कंडेम किया। नेट शटडाउन्स, और जहां तक मतलब इंटरनेट को लेकर जो लगातार शटडाउन्स हुए हैं, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो तिगड़मबाजी होती है, मैनिपुलेशन का मतलब ब्लफ या ड्यूप करना, फेरबदल करना ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट्स वायलेशन को लेकर, एरियाज वेयर द मोदी गवर्नमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज इटसेल्फ, और जहां पर मोदी सरकार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। एड्रेसिंग द सेशन, और जहां तक सेशन को एड्रेस करते हुए ऑन द ओपन सोसाइटीज, मिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया इज ए नेचुरली अलाई का मतलब हो गया सहायक टू द G7। तो यहाँ पर मोदी साहब ने बोला कि मतलब जो इंडिया है वो हमेशा से G7 का एक सहायक रहा है, हमेशा से उसका एक सपोर्टर रहा है, हमेशा से G7 का एक सहायक रहा है। हालांकि ये थर्ड स्लाइड था आपका, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए, डिड नॉट मेक, यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, डिड आ गया तो आपने V1 यूज कर लिया, क्लैरिफाइड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, वाज नॉट रेज्ड आपका हो गया पैसिव स्ट्रक्चर, बी का पास्ट फॉर्म वाज हो गया, उसके बाद रेज्ड आपने V3 यूज कर लिया, राइजिंग आपका V1 प्लस ing जो कि प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था यूज किया जा रहा है, हैज बीन क्रिटिसाइज्ड हो गया। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, हैज के बाद आपने बीन यूज कर लिया, उसके बाद V3 आपने यूज कर लिया। जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है वो सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पर्पल कलर में आपके फ्रेजेस हैं। इन द प्रेजेंट, जहां तक प्रेजेंट की बात की जाए, लाइक गवर्नमेंट मतलब जो सरकार की बात की जाए, विल बी एक्सपेक्टेड, इस बात की उम्मीद की जाती है सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट की बात की जा रही है, टू वॉक द टॉक ऑन इट्स कमिटमेंट एट द G7 आउटरीच। और जहां तक सरकार की बात की जा रही है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, अपने कमिटमेंट को देखना चाहिए एट द G7 आउटरीच। G7 का मतलब जो एक कमिटमेंट है, उसके तहत जो सरकार का जो क्या रवैया हो सकता है, सरकार किस तरीके से उस कमिटमेंट के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है, तो सरकार से इस बात की उम्मीद की जाती है, स्पेशली खास तौर पर इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैम्प डाउन्स। और खास तौर पे इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो रिप्रेस या सप्रेस करना, दबाना, कि इंडिया के अंदर जो फिलहाल इंफॉर्मेशन को क्लैम्प डाउन किया जा रहा है, तो उसको लेकर उसको भी खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इंडिया के अंदर
जो नेट का शटडाउन बहुत ज्यादा रहा है। एट द सेम टाइम अगर बात की जा रही है तो लोगों की जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ज्यादा क्या किया गया, उसको भी एक्सप्लॉइट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी सरकार को देखनी होगी, गिवन कंसिडर करना दैट इंडिया हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2020। और अगर बात की जाए इंडिया के अंदर, क्योंकि 2020 के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किया गया था। क्यों? जब भी कुछ होता तो इंडिया के अंदर उसको इंटरनेट को बंद कर दिया जाता। तो इस चीज को भी कहाँ पे इग्नोर किया जा सकता है? इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन की अगर बात की जा रही है तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं मतलब जो सरकार है उसको इस बात की कंसिडर करना होगा कि लोगों को जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। उसको भी, उसको ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपके सामने कुछ क्रिटिसिज्म करता है सरकार का तो उसके खिलाफ मतलब जो एक सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें रही हैं पीछे भी, जिसके तहत इंटरनेट को क्या कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया। तो ये सारी चीजें कंसीडर की जानी चाहिए और इंडिया को एट द सेम टाइम जो G7 के प्रति उसका जो कमिटमेंट है उसको भी कंसीडर करना चाहिए, राइट। तो ये आपका कंप्लीट आर्टिकल हो गया। आई ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। विल बी एक्सपेक्टेड आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। गिवन का मतलब कंसीडर करना होता है। जो पर्पल कलर में आपका फ्रेज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट या फिर इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द रिवीजन पार्ट। एलीट, देखो एलीट का जो मीनिंग होता है, एलीट का मीनिंग होगा जेंट्री या एरिस्टोक्रेसी, जिसको आप बोलते हैं अभिजात वर्ग, मतलब जो बहुत अमीर हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। कॉन्सेंसस का जो मतलब होता है कॉन्सेंट या अग्रीमेंट, जिसको आपसे सहमति बोलते हैं। पैल्पेबल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा अपरेंट या क्लियर होती है, साफ साफ दिखाई पड़ती है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है तिकड़मबाजी, हेरा फेरी, ब्लफ या ड्यूप करना। क्लैंप डाउन का होता है मतलब रिप्रेस करना या सप्रेस करना, किसी को दबा देना, उस केस में यूज कर लेते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सम कॉमन एरर्स। देखते हैं सबसे पहले द G7 commitment to donate 1 million coronavirus vaccines to poorer countries and to invest 12 trillion in their combined pandemic recovery plan depend on US. Now if you just look at C part, G7 कमिटमेंट, तो यहाँ पे कमिटमेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे डिपेंड्स आना चाहिए क्योंकि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा। The second message was the consensus between the 7 members countries on the countering China. Now if you just look at the B part, there were 7 member countries, तो more than 2 की जब बात करते हैं तो वहां पर among आएगा, ना कि between, राइट। तो among हो जाएगा यहाँ पर। On economic issue, the European Union is more representative unit than the individual European G7 countries. तो देखो ये जो then होता है ये टाइम को बताने के लिए होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप THAN then ये यूज करते हैं। In the present, the government will be expect to walk the talk on its commitment at G7 outreach. Now, will be expect नहीं, बिल्कुल पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से expect नहीं बल्कि expected आना चाहिए, will be expected हो जाएगा, right? Now let us move on our next slide, which is based on idioms and one substitute word. तो सबसे पहला हमारा idiom रहेगा in the heat of moment. In the heat of moment का मतलब overwhelmed by what is happening in the moment. मतलब जब आप overwhelmed का मतलब जब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि मतलब जो आपके अराउंड कुछ हो रहा होता है, तो जब आप उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे इन द हीट ऑफ मोमेंट, सपोज करें मैंने बोला इन द हीट ऑफ द मोमेंट आई फॉट विद हिम, मैंने उसके साथ लड़ाई कर ली। तो यानी जो जो सर्कमस्टांसेस थे वहां पर वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किए और उस गर्मा गर्मी के अंदर से लड़ाई हो गई, राइट। नॉट ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी, स्पार्क का मतलब ऐसे क्या होता है, चिंगारी होता है, डिसेंसी मतलब सादगी। तो नॉट ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी का मतलब है नो मैनर्स एट ऑल, मतलब मैनर्स नहीं होना। टू गेट द सैक, टू गेट द सैक, टू डिसमिस्ड फ्रॉम योर जॉब, जब आपको अपनी जॉब से हटा दिया जाता है तो उसको बोल सकते हैं टू गेट द सैक, राइट। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहले रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स। देखो जब रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स को किया जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं मेलाप्रोपिज्म। मेलाप्रोपिज्म का मतलब होता है जब आप बहुत ही रिडिकुलस यानी मजाक के टाइप का वर्ड्स का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं मेलाप्रोपिज्म, राइट। फिर उसके बाद देख लेते हैं एन ओल्ड एंड पावरफुल मैन इन द फैमिली, यानी फैमिली के अंदर जो मुखिया जो होता है वो कौन होता है, सबसे जो बुजुर्ग होता है वही पावरफुल होता है फैमिली के अंदर, इसको बोलते हैं पेट्राइक। पेट्राइक जहां पे मतलब जहां पे मेल जो कैंडिडेट होता है फैमिली का वो पावरफुल होता है। एन ओल्ड एंड पावरफुल वुमेन इन द फैमिली, जहां पर वुमेन जो एक औरत होती है वो पावरफुल होती है फैमिली के अंदर, उसको बोल सकते हैं मेट्राइक
देखो पेट्राइक मतलब फादर से संबंधित हो गया, मेट्राइक मतलब मदर से संबंधित हो गया, राइट। जो फादर से मतलब पावरफुल मैन होगा तो पेट्राइक बोल देंगे उसको, और वुमेन होगी फैमिली में स्ट्रॉन्ग तो उसको बोलते हैं मेट्राइक, राइट। So this is all about from my side, my dear student. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.